Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. This is the fourth video in which we are going to see D part. In the previous video we discussed C part. Now it's time to discuss D part. जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिसकी भी ड्यूरेशन होगी लगभग 5 months, जिसके कंटेंट्स कुछ इस तरह होंगे. The very first one is advanced structure. I have explained you many times. एडवांस स्ट्रक्चर स्पीकिंग के छोटे छोटे एटलीस्ट 100 प्लस रूल्स जो ना केवल स्पोकन इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी. आई रिपीट, जो ना केवल स्पोकन इंग्लिश में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी. सेकंड पॉइंट होगा आपका कंडीशनल सेंटेंसेस. आई रिपीट, कंडीशनल सेंटेंसेस. हमने कहा यदि मैं अमीर होता तो आपकी सहायता करता. इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू. सो नॉर्मल स्टेटमेंट में हम आई के साथ क्या यूज करते हैं, वॉज. बट बात करें हम कंडीशनल सेंटेंसेस की, देन वी यूज वर विद ऑल सब्जेक्ट. आई रिपीट, वी यूज वर विद ऑल सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट हो, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वर. हमने कहा यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता. इफ आई वॉज अ बर्ड ना हो करके इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. सेकेंड सेंटेंस, इफ आई हैड मनी. यदि मेरे पास पैसा होता. इफ आई वुड हेल्प यू या आई वुड हैव हेल्प्ड यू. इफ आई हैड मनी आई would help you, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस को दिखा रहा है. सो पास्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, would प्लस फर्स्ट फॉर्म. बट इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता. इफ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प्ड यू. ये परफेक्ट को दिखा रहा है. सो कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट के साथ वी यूज would प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड परफेक्ट के साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ वी यूज would have थर्ड फॉर्म. If I had money, I would have helped you. Next point होगा आपका wish and curse. I repeat, wish and curse. किसी को इंग्लिश में दुआ या बद्दुआ दें तो कैसे दें. हमने कहा मेरी दुआ है आप एक अच्छे वक्ता बने. I wish you to be a good speaker. I repeat, I wish you to be a good speaker. मेरी दुआ है आपको जीवन में सब कुछ मिले. I wish you to get everything in your life. नेक्स्ट पॉइंट होगा फाइनाइट वर्ब, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं ना केवल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए बल्कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, जिसमें इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल. आई रिपीट, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल. हमने कहा आई वांट टू गो. आई वांट टू गो. वांट वर्ब है और हमें मालूम है वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ये क्या है, एज ए नाउन का काम कर रहा है. जब वर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एज ए नाउन का काम करे वहां पर हम उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव. सो यहाँ पर ये नाउन है. आई रिपीट, यहाँ पर गो वर्ब नहीं है. गो क्या है यहाँ पर, टू गो क्या है, ऐसे नाउन का काम कर रहा है यहाँ पर, तो इसे बोलेंगे इन्फिनेटिव. और वर्ब में आईएनजी लगाकर जो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करे, नाउन की तरह बिहेव करे, उसे क्या कहा जाता है, जेरंड. सो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर वॉकिंग जेरंड है, एज ए नाउन का काम कर रहा है. नेक्स्ट वन होगा पार्टिसिपल. आई रिपीट, पार्टिसिपल. पार्टिसिपल होते क्या हैं, करते क्या हैं. फर्स्ट थिंग है कि पार्टिसिपल का न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ना केवल न्यूज़पेपर रीडिंग में बल्कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी. आई रिपीट, बल्कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी. पार्टिसिपल इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक स्टेज पर हमें कॉन्क्रीट चीज़ों पर ध्यान रखना होता है और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट. आई रिपीट, कभी हम फीलिंग्स से काम चला सकते हैं, कभी विदाउट फीलिंग्स काम चलाना होता है. कहीं पर फीलिंग्स अलाउ होती हैं और कहीं पर फीलिंग्स अलाउ नहीं होती. इंग्लिश ग्रामर में हमने कहा कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई.
दिल्ली का वातावरण, दिल्ली की आबो हवा मुंबई से अच्छी है। बात हमें समझ में आ गई। बट दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। आई रिपीट, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। वैसे समझ में आ रहा है कि दिल्ली का वातावरण, दिल्ली की आबो हवा मुंबई से अच्छी है। बट दिस स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स आर नॉट अलाउड इन दिस स्टेज। फीलिंग्स आर नॉट अलाउड क्योंकि दिल्ली के वातावरण का, दिल्ली के क्लाइमेट का हम मुंबई से कंपेयर नहीं कर सकते। इंग्लिश में एक रूल होता है, रूल ऑफ कंपैरिजन। आई रिपीट, रूल ऑफ कंपैरिजन। हमेशा समान चीजों का कंपेयर किया जाता है। दिल्ली का कंपेयर हम मुंबई से कर सकते हैं, दिल्ली के क्लाइमेट का कंपेयर मुंबई के क्लाइमेट से कर सकते हैं। सो दिल्ली के वातावरण का कंपेयर हमें मुंबई के वातावरण से ही करना होगा, ना कि मुंबई से। सीएम का कंपेयर सीएम से करें, पीएम का कंपेयर पीएम से करें। आई रिपीट, सीएम का कंपेयर सीएम से, पीएम का कंपेयर पीएम से। स्टूडेंट का कंपेयर स्टूडेंट से, टीचर का कंपेयर टीचर से, प्रिंसिपल का कंपेयर प्रिंसिपल से। सो इंग्लिश का एक रूल होता है, कंपेयर हम हमेशा समान स्तर चीजों का करते हैं। ऐसा नहीं कि डॉग का कंपेयर बर्ड से कर दें। नो, डॉग का कंपेयर बर्ड से नहीं कर सकते, सीएम का कंपेयर पीएम से नहीं कर सकते। सो समान चीजों का हमें कंपेयर करना होता है। सो हमने कहा कि दिल्ली का वातावरण मुंबई से अच्छा है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई। ये सेंटेंस समझने में बहुत आसान है, समझ आ रहा होगा क्यों? बट हमें फीलिंग्स इस स्टेज पर अलाउ नहीं है। सो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि नाउन का रिपीटेशन अलाउ नहीं किया जाता। जो हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि राधा इज अ गुड गर्ल, अगले सेंटेंस में राधा ना लगा करके हमें क्या ऐड करना होगा? सी इज वेरी इंटेलिजेंट। सो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। हमने कहा कि मेरा घर तुमसे बड़ा है। समझने में आसान है, मेरा घर तुमसे बड़ा है। बट हम अपनी मदर टंग में हम फीलिंग्स पर बात समझ लेते हैं कि मेरा घर तुमसे बड़ा है, बट वो रिटन स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा। मेरा घर, घर का कंपेयर किसी इंसान से नहीं किया जा सकता। घर का कंपेयर घर से होगा। सो मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। My house is bigger than your house. But noun में नाउन का रिपीटेशन हमें अवॉइड करना होता है। सो इसलिए हम बोलेंगे My house is bigger than yours. My house is bigger than yours. तो जब हमने एडजेक्टिव पढ़े तो हमने देखा वहां पर हमें सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों पर ध्यान रखना होगा, शॉर्ट में बात नहीं कही जा सकती। हम किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पर जाकर ये तो कह सकते हैं कि भाई पहले मेरी फोटोकॉपी करना। अब वो मेरी फोटोकॉपी नहीं करेगा, मेरे पेपर की फोटोकॉपी कर सकता है। सो सुनने में, समझने में आसान लगता है क्योंकि हम फीलिंग से काम चला लेते हैं। हम उस स्टेज के छोटे बच्चे नहीं रहे। बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो फीलिंग्स पर बात नहीं समझ सकते, वो कॉन्क्रीट चीजों को समझते हैं। जैसे हमने एक छोटे से बच्चे से बोला, छोटे से 5 साल के बच्चे से, 4 साल से के बच्चे से हम ईमानदारी के बारे में बात करने लगे, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। हम उससे बात करने लगे कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मान लो मैंने अपने बेटे से कहा जो 4 साल का है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। वो बोलेगा पापा ये कितना बड़ा होता है और कब लाओगे इसे? क्या ये आम से भी मीठा होता है? क्यों? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे फीलिंग्स नहीं समझ सकता। वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीजें समझ सकता है, वो कॉन्क्रीट चीजें समझ सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं समझ सकता क्योंकि उसकी स्टेज अभी उस लेवल की नहीं है। बट जब हम बड़े हो चुके होते हैं तब हम फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं।
तो छोटे से बच्चे से बोला जाए कि प्यार अंधा होता है, 4 साल के बच्चे से बोला जाए प्यार अंधा होता है, तो बोलेगा पापा वो स्कूल कैसे जाता है, फिर अंधा होता है तो वो तो गिर जाता होगा रास्ते में ही। सो एक लाइफ की एक स्टेज ऐसी होती है जहां पर हमें कॉन्क्रीट चीजों को समझना होता है, एब्स्ट्रैक्ट को नहीं समझ सकते। एक स्टेज ऐसी होती है जहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझ सकते हैं और वो वहां पर अलाउ होती हैं। सो एडजेक्टिव में एब्स्ट्रैक्ट चीजें अलाउ नहीं होती, बट नॉन फाइनाइट्स में एब्स्ट्रैक्ट चीजें अलाउ होती हैं। आई रिपीट, एडजेक्टिव में फीलिंग्स अलाउ नहीं की जाती। हमने कहा मेरा घर तुमसे बड़ा है, समझ में आ रहा है, फीलिंग्स हम समझ रहे हैं, मेरा घर तुमसे बड़ा है, माई हाउस इज बिगर देन यू, बट दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हमें बोलना होगा मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। इन हिंदी मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, बट इंग्लिश में उसे बोला जाएगा माई हाउस इज बिगर देन योर्स। माई हाउस इज बिगर देन योर्स। योर हाउस भी नहीं लिखना होगा, क्यों? क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नाउन को रिपीट करना बहुत ही ऑकवर्ड माना जाता है। सो हमें नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है, तो हमें बोलना होगा माई हाउस इज बिगर देन योर्स। सो एडजेक्टिव में फीलिंग्स अलाउ नहीं थी, बट पार्टिसिपल या कह सकते हैं नॉन फाइनाइट्स में फीलिंग्स अलाउड होती हैं। फीलिंग्स अलाउड होती हैं क्योंकि न्यूज़पेपर जब हम रीड करते हैं या लिखते हैं, समझते हैं, तो न्यूज़पेपर में चीज़ों को बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। न्यूज़पेपर में हम देखेंगे पुलिस के स्थान पर हमें मिला हुआ लिखेगा कॉप। कॉप का मतलब भी पुलिस और पुलिस का मतलब भी होता है पुलिस। सो शब्द को छोटा लिखने के लिए हमने क्या यूज किया? कॉप, ताकि हमें स्पेस भी ज्यादा हो और हम बात को समझ भी सकें। तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हमें न्यूज़पेपर में देखने को बहुत मिलेंगी जो रिलेट करती हैं पार्टिसिपल से। आई रिपीट, जो रिलेट करती हैं पार्टिसिपल से। जैसे राम वॉज प्लेइंग द मैच, ही हर्ट हिमसेल्फ। राम वॉज प्लेइंग द मैच, ही हर्ट हिमसेल्फ। राम मैच खेल रहा था और उसने अपने आप को हर्ट कर दिया। राम वॉज प्लेइंग द मैच, ही हर्ट हिमसेल्फ। कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि फुल स्टॉप हम तब तक ना लगाएं जब तक कि हमारी बात कंप्लीट ना हो। अब यहाँ पर सेंटेंस तो कंप्लीट हुआ है, राम वॉज प्लेइंग द मैच, बट बात हमारी अभी भी अधूरी है। बात अभी भी हमारी अधूरी है। बात हमारी मेन बात क्या है कि ही हर्ट हिमसेल्फ। इसी सेंटेंस को दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है, राम हु वॉज प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ। राम जो मैच खेल रहा था उसने अपने आप को घायल कर लिया। राम हु वॉज प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ। अब एक ही सेंटेंस में हमारी कंप्लीट बात हो गई। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा और शॉर्ट में लिखा जाए तो लिख सकते हैं, राम प्लेइंग द मैच, राम प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ। राम ने मैच खेलते हुए अपने आप को हर्ट कर लिया। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लेइंग द मैच राम हर्ट हिमसेल्फ। आई रिपीट, प्लेइंग द मैच राम हर्ट हिमसेल्फ। मैच खेलते हुए राम ने अपने आप को घायल कर लिया। तो चारों सेंटेंस का सेम मीनिंग है। राम वॉज प्लेइंग द मैच, ही हर्ट हिमसेल्फ को लिखा जा सकता है, राम हु वॉज प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ को लिखा जा सकता है, राम प्लेइंग द मैच हर्ट हिमसेल्फ को भी लिखा जा सकता है, प्लेइंग द मैच राम हर्ट हिमसेल्फ। तो यहां पर ये क्या है? पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई रिपीट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी तरीके से हमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर भी आते हैं, कुछ मिसमैच के, कुछ एक्टिव पैसिव के और कुछ सम अदर कैटेगरी के। जैसे प्लॉविंग द फील्ड अ स्नेक बिट हिम। प्लॉविंग द फील्ड अ स्नेक बिट हिम। खेत जोतते समय एक सांप ने उसे काट लिया। अब हमें बात समझ में आ रही है, क्यों? क्योंकि हम फीलिंग्स को समझ रहे हैं। बट दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग?
प्लॉविंग द फील्ड अ स्नेक बिट हिम, क्योंकि हम कभी सही चीजों को गलत पढ़ते हैं और कभी गलत चीजों को सही भी पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि NL हमने बोला NL मी रीड स्कूल, NL मी रीड स्कूल, हम इसे बिल्कुल सही पढ़ लेंगे। इसका मतलब क्या है? आई रीड इन NL स्कूल, NL मी रीड इन स्कूल, आई रीड इन NL स्कूल, मैं NL स्कूल में पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हम फीलिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी समझ सकते हैं। So, plowing the field, a snake bit him. Is it right or wrong? This statement is wrong. Cooking the food, a mosquito bit her. खाना बनाते हुए एक मच्छर ने उसे काट लिया. This statement is also wrong. Washing the clothes, a mosquito bit her. कपड़े धोते समय एक मच्छर ने उसे काट लिया. This statement is also wrong. क्यों? Plowing the field, a snake bit him. हमने बोला Ram was playing the match, he hurt himself. Ram who was playing the match hurt himself. Ram playing the match hurt himself. और playing the match Ram hurt himself. So जब participle का sentence जहां पर खत्म होता है उसके जस्ट बाद हमें उसका सब्जेक्ट रखना होता है जो उससे रिलेट करता हो। तो मैच कौन खेल रहा था? राम। आई रिपीट, मैच कौन खेल रहा था? राम। सो प्लेइंग द मैच राम हर्ट हिमसेल्फ। अब अगर हम इससे जोड़ें, प्लॉविंग द फील्ड, कौन खेत जोत रहा था? सांप। तो इसका मतलब तो निकल रहा है कि सांप खेत जोत रहा था, सांप खेत जोत रहा था। सो एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ दो रिलेशन हो सकते हैं, या तो वो सब्जेक्ट काम कर रहा होगा या उस पर काम किया जा रहा होगा। आई रिपीट, या तो वो सब्जेक्ट काम कर रहा होगा या उस पर काम किया जा रहा होगा। हमने कहा कि आई एम बीटिंग हिम, आई एम बीटिंग हिम, तो यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट काम कर रहा है। बट आई एम बीटन बाई हर, आई एम बीटन बाई हर, यहाँ भी आई सब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट पर काम किया जाता है और पैसिव में सब्जेक्ट काम करता है। सो प्लॉविंग द फील्ड, अ स्नेक बिट हिम, खेत जोतते समय एक सांप ने उसे काट लिया। समझ में हमें आएगा बट ये ग्रामेटिकली क्या होगा? इनकरेक्ट। इसका मतलब निकलेगा कि सांप खेत जोत रहा था, और अगर हम पैसिव में देखें तो सांप को जोता जा रहा था। तो ना तो सांप खेत जोत रहा था और ना ही सांप को जोता जा रहा था। तो जब पार्टिसिपल का मेन सब्जेक्ट वर्ब के बाद आए तो हम उसे क्या कर देंगे? उसके वॉइस को चेंज कर देंगे। क्योंकि अगर हमने बोला कि आई प्ले क्रिकेट, इस क्रिकेट को हमें सब्जेक्ट के रूप में लाना हो तो हमें क्या करना होगा? उसका वॉइस चेंज करना होगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, और हम बोले कि मी को कहां लाओ? सब्जेक्ट के रूप में लाओ, तो फिर उसका वॉइस चेंज कर देंगे, आई प्ले क्रिकेट। सो अगर पार्टिसिपल का सब्जेक्ट वर्ब के बाद हो तो हम उसका क्या कर देंगे? वॉइस को चेंज कर देंगे। सो प्लॉविंग द फील्ड, ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक, ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक। अब ये सही होगा। सो प्लॉविंग द फील्ड, खेत कौन जोत रहा था? वो जोत रहा था, ना कि सांप। बट फर्स्ट स्टेटमेंट से निकल के आ रहा था कि सांप खेत जोत रहा था या सांप को जोता जा रहा था, अगर पैसिव में बनाए हम इसे। नेक्स्ट वन है कुकिंग द फूड, अ मॉस्किटो बिट हर। इसका मतलब निकलता है कुकिंग द फूड, मच्छर खाना बना रहा था, मच्छर खाना बना रहा था।
और अगर पैसिव में बनाए तो मच्छर को बनाया जा रहा था, तो ना तो मच्छर खाना बना रहा था और ना मच्छर को बनाया जा रहा था, खाना तो वो बना रही थी। सो हमें इसके क्या करना होगा, इस वॉइस को चेंज करना होगा, इस एक्टिव वॉइस को किस में बदलना होगा, पैसिव वॉइस में। सो कुकिंग द फूड सी वॉज बीटन बाय अ मॉस्किटो। वॉशिंग द क्लॉथ्स अ मॉस्किटो बीट हर। इसका मतलब निकल रहा है कि मच्छर कपड़े धो रहा था, या तो मच्छर कपड़े धो रहा था या मच्छर को धोया जा रहा था, जबकि ना तो मच्छर कपड़े धो रहा था और ना ही मच्छर को धोया जा रहा था। तो हमें क्या करना होगा, इसकी वॉइस को, इस सब हर को शुरू में सब्जेक्ट के रूप में लाने के लिए हमें इसे इसके वॉइस को चेंज करना होगा। सो वॉशिंग द क्लॉथ्स सी वॉज बीटन बाय अ मॉस्किटो इज कॉल्ड पार्टिसिपल, जो न्यूज़पेपर में और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका आइडम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे लाइक कम टू द पॉइंट, बीट अबाउट द बुश, etc. नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पीक अ सेंटेंस इन अ वन वर्ड। हमने कहा अ पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड इलिटरेट। अ पर्सन who believes in the existence of God. I repeat, one who believes in the existence of God is called a theist, and one who does not believe in the existence of God called theist, आस्तिक और नास्तिक। नेक्स्ट पॉइंट होगा GD means group discussion. I repeat, group discussion, how to describe a topic. एटलीस्ट 25 पॉइंट्स होंगे, और उसके बाद वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू टॉपिक, और नेक्स्ट पॉइंट होगा लर्न हाउ इंग्लिश सॉन्ग्स एटलीस्ट 10। कई बार बताया है आपको कि इंग्लिश सॉन्ग्स हमारे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो वी मस्ट लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स सो दैट वी मे इम्प्रूव आवर लिसनिंग पावर एज वेल एज वी कैन लर्न हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। उसके बाद हम सीखेंगे लर्न how to discuss in a group. So D part के contents, advanced structure, conditional sentences, wish and curse, किसी को दुआ दें बद्दुआ दें, नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें infinitive, gerund, participle बहुत ही important होता है न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए भी, and items and phrases, one word substitution like स्पीक अ सेंटेंस इन अ वन वर्ड, किसी भी सेंटेंस को एक शब्द में बोलना। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, इज कॉल्ड अ थीस्ट, और वन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड थीस्ट, मींस आस्तिक और नास्तिक। GD ग्रुप डिस्कशन एंड वर्ड meaning related to topic, English songs, and learn how to discuss in a group. आइए डिस्कस करते हैं the last part E.